वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए लेक्चर में। एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो देखो यार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा याद दिला दूंगा अभी मैं आपको। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम जितने भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं उनकी डिस्कशन में करूंगा, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसी पूछी जा सकती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारी डिस्कशन में यहाँ पे करने वाला हूं, ठीक है। सारी स्पीड हर तरीके की जो भी कंसेप्ट है वो सबकी डिस्कशन हम करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, नो प्रॉब्लम, आप सबके लिए, जिससे स्टार्टिंग हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेट करके हो जाएगी आज के इस लेक्चर की। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों केटीजी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और आप बने हुए हो मेरे साथ। ओके, सो मिलके फोड़ना है, ठीक है। सो कम ऑन, देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट देखे थे। प्रेशर का कंसेप्ट देखा था, गैस जो एग्जर्ट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, एंड आरएमएस वेलोसिटी हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब थोड़ा सा मैं याद भी दिला देता हूँ। उसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एवरेज स्पीड, इसी के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है, ठीक है। तो ओके, सो अब आरएमएस स्पीड जैसे कि आप सबको पता है ये हमने पढ़ ली थी। VRMS हमारे पास निकल के आई थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो निकल के आई थी अंडर रूट ऑफ 3RT/m। मैंने आपको बताया था ये जो मास होता है ये मोलर मास आपने लेना है, ठीक है। m0 इज द मोलर मास, और ये स्पीड है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और ये आपका गैस कांस्टेंट। सिंपल सा फंडा है। तो गैस कांस्टेंट है, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, ये इसके टर्म्स में है। अब इसी स्पीड को अगर आप लिख सकते हो KB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो VRMS इक्वल टू अंडर रूट में 3KB इंटू T ओवर, बस मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा m, स्मॉल m। दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बस ये याद रखना है, ठीक है। और ये मोलर मास है जिसको हम केजी में पुट करेंगे, ग्राम पर मोल जो होता है, ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप इसको लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन 3kBT/m। दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। रिमेंबर, दोनों में डिफरेंस है, ये आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसी का जो फॉर्मूला हमने VRMS का लिखा था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो लिखा था अंडर रूट 3P/ρ। दिस इज द डेंसिटी, P इज द प्रेशर, ρ इज द डेंसिटी। तो प्रेशर के टर्म्स में मैंने आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर बताई थी। शायद ये फॉर्मूला मैंने वहां पे नहीं बताया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, R की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है ये पर्टिकुलर केटीजी। आपको लॉट ऑफ फॉर्मूला जितने भी इसमें है वो सबकी लिस्ट बनानी है, उनको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन सबकी डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में रहेगा कि हाँ यार, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। अब जो आज की हमारे मुद्दे की बात है, स्टार्टिंग हमारे यहां से होती है एवरेज स्पीड। तो दोस्तों ये जो एवरेज स्पीड होती है आपके पास, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस के मॉलिक्यूल्स की अर्थमेटिक स्पीड होती है। अर्थमेटिक जो मीन होता है वो स्पीड होती है इसकी, मतलब जितने बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, V1 V2 V3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एवरेज स्पीड को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबकी वेलोसिटी ले लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी होंगे एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n है तो n से डिवाइड कर देंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी एवरेज स्पीड। अगर पूछेगा तो नॉर्मली अगर इंडिविजुअल स्पीड दे रखी है तो उस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे हमने आरएमएस निकाली थी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है आपके पास, वैसे ही एवरेज को भी आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। दैट इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज योर एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये होती है 8RT/π इंटू m, और m आपको पता ही है, दिस इज मोलर मास। तो ये आपने दोस्तों याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें न्यूमेरिकल रेयरली बहुत ही रेयर है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट इसका रिलेशन को डिपेंडेंट क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रही है। देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, उसके मोलर मास पे डिपेंड, मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए अगर मैं बात करूँ 8R/πm, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर के ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप समझेंगे, मतलब अभी आपने जस्ट याद रखना है। अब हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है भाई। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब दोस्तों होता है कि जो गैस है ना, जब किसी कंटेनर में आप किसी गैस को भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर गैस में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है व्हाटएवर, है ना, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, है ना,
किस वेलोसिटी के साथ उनका वहाँ पे ट्रांसलेशन एक तरीके से हो रहा है, उस मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो वेलोसिटी कैरी हो रही है उसको नाम दिया गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर कैसे? मतलब जैसे 1000 बंदे हैं, ऐसे समझना, 1000 बंदे हैं और सबने रेस लगानी है, भागना है, एक साथ भागना है सबने, तो 1000 में से अगर 800 बंदे एक ही स्पीड के साथ भाग रहे हैं, बाकी 200 अलग अलग जा रहे होंगे, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी है। उस एक जैसी स्पीड को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है। आप समझ लीजिए लॉजिकली क्या है, ठीक है। तो इसको हम VMP से डिनोट करेंगे। लिखूंगा नहीं मैं, मैंने आपको बता दिया कि समझा दिया। जैसे आप ही हो यार, आप अपने दोस्तों के साथ 10-20 बच्चे हैं, वो एक साथ कहीं भाग रहे हैं, बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं, मस्त तरीके से भागे जा रहे हैं, जो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हम सब जाते हैं ना, एक्साइट हो गए यार आज तो मस्त तरीके से खेलेंगे, तो 20 बच्चे एक साथ भाग के जा रहे हैं, तो उनमें से 15 एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, बाकी 5 कैसे भी जा रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि वो 15 बहुत स्लो चल रहे हो, वो 15 बहुत फास्ट चल रहे हो, बट वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक जैसी स्पीड को कैरी कर रहे हैं, इसलिए उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का नाम उसका दिया जाएगा। हाउ वी कैन डिफाइन इट? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपने इसको लिखना है डायरेक्ट। सो √of 2RT/πm, नॉट पाई, दिस इज ओनली m। ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। सो ये आपने याद रखना है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और किस तरीके से डिपेंड कर रही है सब कुछ क्लियर है। VRMS वेलोसिटी 3RT/m0, average velocity in terms of temperature 8RT/m0, and the most probable speed is √2RT/m0। cool। तो वेरी क्लियरली आप देख सकते हो सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं, और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इससे देख के ना आप क्लियर बता सकते हो। कभी कभी वो रिलेशन पूछता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन VRMS, V एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। आप देख सकते हो RT/m है 3 है, ठीक है सर, और ये V एवरेज है 8/π है, यानी 8 अगर पाई आप करोगे तो 8/3.14 करना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अगर ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 से तो कम है, 2 से ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो VRMS स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा होती है, फिर आपकी एवरेज स्पीड होती है, फिर लास्ट में आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। ये इनमें रिलेशन होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज आर द एक्सप्रेशन, द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब एक ग्राफ के थ्रू जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, बहुत डीपली आपने एनालिसिस नहीं करनी है, बस आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आता है डायरेक्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। तो यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले, इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक ग्राफ में, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। मतलब ये किसके बीच में ग्राफ होता है, ध्यान से देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो आपका एक लॉ इन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर स्पीड का इसको ग्राफ हम ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे स्पीड्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू जो स्पीड्स हैं, तो dn/dv, ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके विद रिस्पेक्ट टू जो स्पीड्स हैं, है ना, आप ध्यान से समझेंगे, जो स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर स्पीड वाले रीजन में, ठीक है, उस dn विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको लगभग दिखाई देता है, पहले ये बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटते हुए नजर आएगा, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आपको मिलेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो सबसे पीक पॉइंट है वो यहाँ पे है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, ये dn/dv, ये यार सबसे ज्यादा है, मतलब dn/dv की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो याद रखना, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड एट दिस पॉइंट, ये जो स्पीड होती है जिसपे मैक्सिमम रेशियो ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। मोस्ट, देखो ना, इधर स्पीड्स हैं, इधर स्पीड है, और इधर नंबर ऑफ जो आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू dn जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे dn/dv, है ना, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये मैक्सिमम होती है, मतलब इस पर्टिकुलर स्पीड पे मोस्ट प्रोबेबल। एक चीज तो क्लियर है कि अगर इनकी वैल्यू मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल पे है, तो इससे आगे जाने से, आपको पता है सबसे कम स्पीड है, तो इससे आगे जाने से देखो, इसके बाद स्पीड एवरेज, फिर सबसे ज्यादा VRMS, तो यहाँ पे कहीं और यहाँ पे कहीं आप क्लियर देख सकते हो, ये वाला पॉइंट कहीं VRMS का होगा सबसे ज्यादा, और ये V एवरेज का होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। देखो इस पे डेंसिटी, देखो डेंसिटी बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन जो है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद dv, ये सबसे ज्यादा है, इस एवरेज पे उससे कम है,
और इसमें सबसे कम होगा, VRMS पे सबसे कम होगा, यानी VRMS इज द वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन एवरेज देन मोस्ट प्रोबेबल। तो इस तरीके से भी आप इसको मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझ सकते हो। थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। उतना डिटेल एनालिसिस में आपने नहीं जाना है। मेनली जो भी हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, उनको याद रखना, उनको न्यूमेरिकल करने हैं जितने ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, बट उससे पहले ठीक है क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो के लेक्चर में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो सब कवर करने वाले हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी हम बात करेंगे एनर्जी की, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि जो आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है जी। तो टेम्परेचर से जब बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो एक जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, वो सारा रिलेशन देखेंगे। प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होती है वो भी देखेंगे, क्योंकि उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, सो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अब मैं बात करूंगा। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी यार। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल की बात कर रहा है, वो भी ट्रांसलेशनल, ऑब्वियसली आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते थे, हाफ mv स्क्वायर, बस v कौन सी लेंगे, RMS, ये ध्यान रखना। मास किसका लेंगे, मॉलिक्यूल, है ना। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, जो गैस है, ठीक है। तो ये टोटल है, तो कैसे निकालेंगे सर इस काइनेटिक एनर्जी को, आप देखो हाफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू VRMS का वैल्यू आपको पता है 3RT बाय, अच्छा इसको PV के टर्म्स में लिखो, जैसे मास ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या होता था, VRMS इक्वल टू हमारा आता था निकल के 3PV बाई M, ये होता था मास ऑफ मॉलिक्यूल, होता था कि नहीं, यस। तो हम इसके टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, इससे कुछ फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो लिख लेंगे PV बाई M और इसका कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। बाद में टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ M इंटू 3PV बाई M से M आपका कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है दोस्तों, आ रही है 3/2 इंटू PV, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड हियर इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, कम ऑन गाइस, दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर नहीं दे रखा होगा तो आपको पता है मास जो होता है वो होता है जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गैस का जो मास होगा आप देख ले, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम नहीं दे रखा होगा तो यहाँ से निकाल लेना आप, ठीक है जी। तो रो इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो इसको आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास ओवर डेंसिटी, तो वो निकल सकते हैं, वो अलग बात है। ये रिलेशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर, ये प्रेशर में क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो दिस इज 3/2 इंटू PV, और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैं कराऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है ना भाई, मजा आ जाएगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन हम उड़ा डालेंगे। ये आया प्रेशर के टर्म्स में, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है PV को हम लिख सकते हैं गैस, आइडियल गैस इक्वेशन से nRT, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल आएगी दैट इज 3/2 nRT। सो दिस इज द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली। ये सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकते हैं। सो जो टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कम ऑन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अब इस और अच्छे तरीके से किस तरीके से इसको आप बता सकते हो वो सब बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले आप इस रिलेशनशिप को ध्यान से देख लो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे अगर वॉल्यूम को, तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, उसके हिसाब से दिस टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नॉट द प्रेशर, नॉट द नेचर ऑफ द गैस एज वेल, नॉट द वॉल्यूम एज वेल, ठीक है। ये इन सब पे डिपेंड नहीं करती, ये केवल एंड केवल आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट कौन सी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, कैसे अभी देखेंगे, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, रिलेशन न्यूमेरिकल करने के पर्पज से बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एंड प्रेशर P, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम,
टोटल एनर्जी है, इस बात का ख्याल रखना आप, टोटल एनर्जी है ये, ठीक है ना, टोटल पूरे सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी टोटल एनर्जी है ये, ओके। अब आगे बढ़े, अब पर मॉलिक्यूल क्या होगी वो देख लेते हैं। एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है वो देख लेते हैं, ओके। सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर लास्ट फॉर्मूला इस एनर्जी से रिलेटेड, और इससे और अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे, आगे भी काम आएगा, तो देख लेते हैं जल्दी से। इसने बोला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल निकालनी है ना, पर मॉलिक्यूल। तो अभी हमने जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली है वो कितनी आई है, दैट इज 3/2 nRT इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे तो अभी अभी आपने लिखा था जो टोटल एनर्जी आई थी आपके पास, दैट इज 3/2 PV भी लिखा था आपने, ठीक है, और इसी को 3/2 nRT। अब ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम पर मॉलिक्यूल निकालेंगे, जब हम पर मॉलिक्यूल निकालेंगे, अगर उसने ये नहीं बोला तो एवरेज बोलेगा, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब इसको एवरेज का मतलब क्या है सर, देखते हैं। तो जो टोटल है ना ये इक्वल टू 3/2 पर मॉलिक्यूल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से रिप्लेस करो। आपको पता ये होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड में एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे N/Na इंटू R इंटू T। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, तो आप इसको लिखेंगे NR/Na, और इसकी वैल्यू तो आप सबको पता है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी। हमें चाहिए, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है, अगर आप K के टर्म्स में लिख रहे हो, हमें चाहिए पर मॉलिक्यूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल मतलब एवरेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल को N से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो एनर्जी मिलेगी इसको बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे, इसको हम E से डिनोट कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा 3/2 N हट गया यहां से KB इंटू T, और आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो E को हम लिख सकते हैं 3/2 KB इंटू T। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the energy, this is the average energy, actually average kinetic translational energy है, यह एनर्जी पर मॉलिक्यूल है 3/2 KB into T। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में है, टेम्परेचर है, वेरी क्लियरली यू कैन सी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बढ़ेगा तो बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी, कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट होगी। नॉट डिपेंड्स या डज नॉट, ठीक है, ऑन प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ गैस ओनली। ये इसका इस पे जो फर्क पड़ेगा वो केवल टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, प्रेशर के बदलने से नहीं बदलेगी, वॉल्यूम के बदलने से नहीं बदलेगी, नेचर गैस का कैसा है, कौन सी गैस है, कैसे, इससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप मेरी बात समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे। तो ऑल दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर विद द नेम क्या है, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सारी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों के साथ सारी। अब इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट बचता है दोस्तों, मीन फ्री पाथ। बहुत डिटेल में उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसके फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या उसका फॉर्मूला एज इट इज रिलेशनशिप बना के पूछा जा सकता है, जैसे पूछा भी गया है। तो वो छोटा सा है, प्यारा सा है, देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करते हैं, मजा आने वाला है, मस्त तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले। कंसेप्ट क्या है यार, फॉर्मूला है, देखो मैं कितनी बार आपको कह चुका हूँ, इट्स जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, आपकी कैलकुलेशंस एरर नहीं होनी चाहिए, बात खत्म, क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। ओके, सो हियर वी गो एंड जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज की कहानी, और न्यूमेरिकल किस टाइप के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी चीजें हमने फॉर्मूलाज वगैरह सीखे उन पर डिपेंडेंट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप देख ले, प्यारा सा है, छोटा सा है क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो ये आपको फंसाएगा कहाँ, मैं वो सिखाऊंगा आपको, है ना, डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, बट फंसाएगा कहाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन देखो। उसने बोला आइडियल गैस है, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है उस गैस का, जितना वो ऑक्यूपाई कर रही है 2 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे दिया गैस का। बहुत अच्छी बात है भाई, लिख लो जो भी दिया है। एट द प्रेशर ऑफ दिस, प्रेशर भी दे दिया है, तो मजा आएगा, 3 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। 10⁵ ही है ना वो, देख लो 6 है यार, 6 है ना, तो 6 है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, द एनर्जी ऑफ द गैस इज, क्या बात कर रहा है, एनर्जी ऑफ गैस पूछा है, ई एनर्जी ऑफ गैस पूछा है, तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ गैस, आंसर दे रखा है जूल में। ओके, तो वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, तो गैस की एनर्जी और प्रेशर में क्या रिलेशन होता था, 3/2 PV, अभी तो बताया था मैंने, यूज दिस फॉर्मूला। ओके, देखा फॉर्मूला बेस है डायरेक्ट। अब देख लो, तो E कितना आएगा सर, 3/2 × P। प्रेशर कितना है सर, 3 × 10⁶। वॉल्यूम कितना है सर, 2। तो यार क्या बात कर रहे हो, आंसर आ गया, तो E आ गया आपका 9 × 10⁶ जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई बड़ी बात है नहीं, बस ये फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने आपको इसको कराया है।
ठीक है, और भी देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मजा आता रहेगा, आपको दिखता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. नो प्रॉब्लम. ओके ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर इज द क्वेश्चन. जल्दी से आप पढ़ लेंगे, इसका डेटा की जो गिवन है उसको लिख लेंगे, फिर समझेंगे कि क्या दे आई मीन क्या पूछ रहा है, और जो वो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, आपको याद है कि नहीं है, उसको मेमोराइज आपने किया है कि नहीं किया है ना, वो सारी बातें अब आपने अपने आप से पूछनी है. सो आपने बिल्कुल फोकस करना है सारे कंसेप्ट पे, सारे फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस करने, जिससे वो चीजें आपको याद रहे. तो देखो भाई क्या बोला है उसने, बोला 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज एट प्रेशर दिस. 2 kg यानी गैस का जो मास है वो आपको दे रखा है 2 kg. ठीक है, ओके. और प्रेशर दे रखा है आपको कितना, प्रेशर कितना है सर, 4 × 10⁴. 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, आपकी मर्जी है. ओके, द डेंसिटी ऑफ गैस इज 8 kg. डेंसिटी ऑफ गैस इज 8 kg पर मीटर क्यूब होती है ना डेंसिटी, तो भाई ठीक है. ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू द थर्मल मोशन. यानी एनर्जी ऑफ गैस निकालनी है किसकी वजह से, ड्यू टू थर्मल मोशन. थर्मल मोशन क्या होता है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो एनर्जी मिलती है गैस मॉलिक्यूल्स को. ओहो अच्छा सर, सेम फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको, प्रेशर दे रखा है एनर्जी, तो सेम फॉर्मूला 2/3 कि 3/2, 3/2 है ना, और इंटू PV ये होता था ना, देख लो ध्यान से. दिस इज द रिलेशनशिप. ओके, एवरी वैल्यूज are given, so you just put them. तो 3/2 इंटू प्रेशर कितना है सर, 4 × 10⁴. क्या सर वॉल्यूम गिवन है, नहीं, पर डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है. तो हमें पता है भाई वॉल्यूम होता है मास ओवर डेंसिटी. तो मास कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे मास है 2 और डेंसिटी है 8. खत्म कहानी, उड़ा डालो यार, क्या बात कर रहे हो यार. देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो E = आ गया 3/2 × 10⁴. तो E आ गया आपका 1.5 × 10⁴ जूल. उसने बोला कितने ऑर्डर की होगी, तो ऑर्डर इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, दैट इज 10⁴ जूल ऑर्डर इसमें रहने वाला है. एंड दिस इज हियर वी गो एंड दिस इज द फाइनल आंसर. सिंपल है, देखो डायरेक्ट कभी वो डायरेक्ट प्रेशर वॉल्यूम दे रहा है, कभी वो वॉल्यूम दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, उसको कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं. आप बोल रहे हो सर मजाक चल रहा है क्या ये पे, नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. हम चूंकि इसको फॉर्मूला पढ़ने के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए वो फॉर्मूला याद है. तो सोचो जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे, अगर आपने कम प्रैक्टिस करी होगी, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. कुछ लॉजिक जा रहा है इधर दिमाग में, आगे बढ़े थोड़ा सा, एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं भाई, मेरे को नहीं पता कौन से कॉन्सेप्ट पे है, आपने खुद पढ़ना है, आपने खुद समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्वेश्चंस करने के जितने भी तरीके हो सकते थे इसमें वो हम सब सीख चुके हैं. ठीक है, तो कम ऑन. तो इसने बोला एक मिक्सचर है ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस. एक हीलियम गैस आपको दे रखी है, ठीक है, एक हीलियम गैस आपको दे रखी है, और इसके 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 मोल्स हैं. और क्या दे रखा है सर इसके बारे में, हीलियम गैस है, और इसके बारे में एटॉमिक मास दे रखा है 4U. इसका जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास वो दे रखा है 4 यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट में, AMU इस तरीके से मान लो आप. और एक आर्गन गैस है आपके पास, और इसके 1 मोल है आर्गन गैस के, और एटॉमिक मास 40U है इसका. तो 1 मोल है इसका, 1 मोल है इसका. और इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो कितना दे रखा है सर, 40U. यानी ये ऐसे लिखेगा 40, ये है 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसको लिखेगा 40 AMU, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको. कैप्ट एट 300 केल्विन इन ए कंटेनर. टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है 300 केल्विन. टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, दोनों गैस का मिक्सचर है, तो एक ही कंटेनर में टेम्परेचर सेम है दोनों का. द रेशियो ऑफ देयर RMS स्पीड, क्या बात कर रहे हो, VRMS ऑफ हीलियम ओवर VRMS ऑफ आर्गन, ये आपसे पूछा जा रहा है. इनका रेशियो कैलकुलेट करना है. तो नो प्रॉब्लम यार, आप मेरे ख्याल से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज क्लोज टू व्हाट, तो ये खुद भी निकाल सकते हैं. हमें पता है VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m. ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है दोनों का, तो ये भी सेम होगा, तो केवल उनके मोलर मास पे वो डिपेंड करेगा. तो आप देखो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/√m0. तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं. हीलियम की स्पीड, यानी पहली इसको फर्स्ट गैस मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये फर्स्ट बनेगी, तो पहली डिवाइड बाई दूसरी यानी आर्गन वाली, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, मास ऊपर आर्गन का आएगा और नीचे आएगा हीलियम. बस ये सब कुछ दे रखा है. जो आपको AMU मास दे रखा है, मोल्स
यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा ये, ठीक है, नॉन बोल से हमें कोई मतलब नहीं है, जो उसका एटॉमिक मास दे रखा है दैट इज द मेन थिंग। तो यू जस्ट पुट हियर, आर्गन का दे रखा है आपका 40 और ये दे रखा है आपका 4, ये कैंसिल, तो √10 जो लगभग आएगा 3.16 के आसपास, √10 लगभग इतना ही आएगा, आप देख लें। तो ये आपका आंसर बनेगा, आप इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे, 3.16 के आसपास क्लोज टू पूछा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। एंड देखो यार, फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए आपको, बात खत्म हो जाती है। फॉर्मूले का यूज करना आता है तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लॉजिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट और देख लेते हैं, उस पर डिपेंडेंट क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं प्यारा से छोटे से लेक्चर को। केटीजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतनी भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओगे, तो भाई कोई नहीं रोक सकता, आपके क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर वेरी क्या वेरी बोलूं, सबसे लास्ट सबसे लास्ट कंसेप्ट ये है। और देखो ये डिस्कस करने का मेन पर्पज ये है कि कुछ पिछले 2-3-4 सालों से ये देखा गया है कि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं, मतलब रिलेशन उनके बीच में एक तरीके से पूछा जा रहा है। अगर मैं खासकर नीट वगैरह की बात करूँ, आजकल तो जेईई मेन में भी इस पे क्वेश्चन अभी ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दैट्स व्हाई आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद ही रखना है, ध्यान से समझो। और जो रिलेशनशिप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको माइंड में रख के जाना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिराइव नहीं करेंगे, रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहले थोड़ी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्या है इसकी कहानी। मीन फ्री पाथ ये एक्चुअली में है क्या, लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं मैं, वैसे तो नोटेशन तो कुछ भी दे सकते हैं, हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं मीन फ्री पाथ। बेसिकली दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स, है ना। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं ना, आप किसी भी कंटेनर में है ना, एक कंटेनर आपके पास, इसमें आपने गैस भर दी तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, बिल्कुल होंगे यार, है ना। आपको पता है ये रैंडम मोशन करते हैं और ये आपस में कोलाइड भी करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो वो पता है क्या बोल रहा है कि मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है, ध्यान से सपोज करो ये मॉलिक्यूल आपने एक कंसीडर कर लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे। हम इसका कोलिजन यहाँ पे लेट्स सी देख लेते हैं। जब ये इससे जाके टकराएगा, सपोज करो उसके बाद ये इससे टकराता है, सपोज करो उसके बाद ये इससे टकराता है, सपोज करो उसके बाद ये इससे टकराता है, फिर इससे टकराता है, इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके की सीरीज सी बन रही होगी कोलिजन की। तो देखो जब ये इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद जब ये यहाँ जाएगा, तो फर्स्ट कोलिजन हो चुका है इसके साथ, यहाँ पे होगा सेकंड कोलिजन। तो फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा लेट्स सी d1, फिर सेकंड के बाद ये इसके पास जाएगा, थर्ड कोलिजन होगा, लेट्स सी डिस्टेंस कवर करेगा d2, फिर ये यहाँ से इसके साथ टकराएगा, तो लेट्स सी यहाँ पे ये होगी फोर्थ, फिर ये हो गया फिफ्थ एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि वो अपने 2 सक्सेसिव कोलिजन, इस पे ध्यान दो, है ना, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में जब ये इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इससे टकराने के बाद जब इससे टकराया, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस वो रैंडमली कवर कर रहा होगा, उन सबका मीन वैल्यू, उन सबका एवरेज वैल्यू इज डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस जो कवर करेगा बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको मीन फ्री पाथ बोलेगा। तो उनकी एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं, तो लैम्डा को हम निकाल लेते हैं d1 प्लस d2, जितनी भी वो कोलिजन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, और dn तक, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो ये लैम्डा हम यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, चूंकि उनका साइज उनके डिस्टेंस के कंपैरेटिवली हमने पहले ही मान रखा है, एजम्पशंस में बहुत स्मॉल होता है, और हर मॉलिक्यूल को, जैसे ये मॉलिक्यूल है इसको एक स्फीयर मान के चलते हैं, और इसको अगर स्फीयर मानोगे तो उसकी रेडियस कुछ r होगी, या इसका डायामीटर कुछ d ले लेंगे, जो डाया होगा d, यानी दिस इज द डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हम एक स्फीयर मान के चलेंगे, ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वेरी फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर ऑफ दिस, ये मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 1/√2 n पाई d स्क्वायर। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है। देखो √2 कांस्टेंट वैल्यू, n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स डेंसिटी है एक तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम, n है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पाई कांस्टेंट है, d क्या है यहाँ पे, d इज द डायामीटर, ठीक है, डाया ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो डाया होगा, इसको साइज भी कहते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज भी कह सकते हो ना। वो डायरी है तो रेडियस होगी वहां पे, तो रेडियस भी हो सकती है। तो यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो मीन फ्री पाथ है वो उसके रेडियस या डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो देख लो, डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, और अगर रेडियस लिखना है तो आपको पता है डायमीटर होता है 2r, r इज द रेडियस, 2 तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो रेडियस के
भी स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ मीन फ्री पाथ की डिपेंडेंसी साइज पे कैसे है ना, उसकी सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांस होंगे, आया तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाओगे, वहां पे कैलकुलेशन उसी तरीके से लेंथी बन जाती है। आप देख सकते हो टिपिकल सी फॉर्म है, ठीक है, बट डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ये जो मीन फ्री पाथ है, चूंकि गैस का आप ऑब्वियसली टेंपरेचर बढ़ाओगे तभी इनमें मोशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वेलोसिटी आएगी, आपस में टकराएंगे। तो हाउ दिस मीन फ्री पाथ डिपेंड्स, देख लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है इन टर्म्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लैम्डा इक्वल टू होता है आर टी ओवर पाई डी स्क्वायर पी, ये याद रखने वाली बात है सारी। तो देखो आर कांस्टेंट है गैस और पाई भी कांस्टेंट है, ये साइज है वो तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। पी इज द प्रेशर एंड एवोगैड्रो नंबर लिख लेना आप, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, और ये टी क्या है सर, टेम्परेचर, ये क्या है सर, गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी यहाँ पे पूछी जा सकती है, आपसे क्वेश्चन बनवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, अगर यहाँ से आपको आर रिप्लेस कर दो तो, ठीक है। तो भाई ये है इसके बारे में इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हैं। ओके ओके, हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको देख ले, क्या है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। जो गिवन डेटा पहले उसको लिख लिया करो, मजा आ जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैसेस, नंबर ऑफ डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, समझ गए आप। तो स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है, यानी रेशियो दे रखा है, दो गैस है हमारे पास, ऐसे समझो। तो गैस 1 की बात कर लेते हैं और गैस 2 की बात कर लेते हैं। तो गैस 1 के पास सपोज करो जो मॉलिक्यूल डेंसिटी है वो n1 है, इसके पास n2 है, इनका रेशियो दे रखा है n1 ओवर n2, दैट इज कितना 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 5/3, दिस इज 5/3। ओके सर, अब वो बोल रहा है एट द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। लेट्स सी, इसमें जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कुछ d1 है और इसमें जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर कुछ d2 है। तो हमें दे रखा है d1 ओवर d2 भी, डायमीटर का रेशियो भी दे रखा है, मतलब दैट इज 4:5। तो 4:5 दे रखा है, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है सर। पूछ क्या रहा है वो आपने उसने पहले बता दिया, मीन फ्री पाथ का रेशियो पूछ रहा है। सपोज करो इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका मीन फ्री पाथ 1 है लैम्डा और इसमें 2 है। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू अभी लिखा था 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। तो हमें पता है ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो मीन फ्री पाथ टोटली डिपेंड कर रहा है एन डी स्क्वायर पे। अगर दोनों गैस के लिए बनाना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो λ1 n1 d1 लिखना पड़ेगा, और सेकंड गैस के लिए 1/λ2 इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n2 d2 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड कर दो इसको इससे, तो क्या आएगा λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू, तो ये जो है जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 वाला टर्म ऊपर जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा, और यहाँ पे d2 अपॉन d1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, बस पुट कर दो, आंसर आ गया। λ1 अपॉन λ2 दोस्तों आएगा n2/n1 कितना है, n1/n2 5/3, तो n2/3/5, सो दिस इज 3/5, उल्टा हो जाएगा ना। d1 ओवर d2 4/5 है, हमें चाहिए d2 ओवर, इसका उल्टा कर दो तो 5/4 और इसका कर दो स्क्वायर। तो दोस्तों λ1 ओवर λ2 आपके पास आ जाएगा 3/5 इंटू 25/16, ये हो गया कैंसिल, दिस इज 15/16 एंड हियर वी गो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यू जस्ट चेक इट आउट, 15:16, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं यार, आपको बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, और बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, फॉर्मूले सारे याद करके जाने हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जानी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, बस समझ गए लॉजिक, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी, मेरी जुबानी आज का लेक्चर तो केटीजी कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट कर लिया। जो उसकी अब मेन बेसिक सी बातें बचती है ना, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेके ग्राफ वगैरह, वो हम थर्मोडायनामिक्स में करेंगे, वहां ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे इतना सफिशियंट है आपके लिए, आपको एक पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने इतनी चीजें फोकस करनी है, बात खत्म, ठीक है। और क्वेश्चन जिससे हर साल आते हैं, दिमाग में लेके जाना, हर साल कभी 2 आ जाते हैं, कभी 1 तो 100% आ ही जाता है ना, 2 भी 3 भी आते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली इसको करना है, प्रैक्टिस करनी है, छोटा सा प्यारा सही है, ओके। कोई भी डाउट होगा फिर भी पूछ लेना, सर मानेगा नहीं बॉस, सर मानेगा नहीं, ठीक है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट।